नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीमराज सुंडा जी की जो मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 15वां पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं रोज के तरीके से आप लोगों से आज यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इन 15 क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है कि आपकी स्क्रीन पर जैसे क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पुश कर देना है और वीडियो को पुश करके आपको उसको आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है। क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ रहेंगे तो उसको आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है और बाद में फिर आपको आंसर देना है। आंसर देने के बाद आपको वीडियो को फिर से प्ले करना है और वीडियो को जब आप प्ले करोगे तो आपको वहां पर देखना है कि मैंने किस तरीके से उसको, किस अप्रोच से मैंने उसको सॉल्व किया है। अगर आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर गलत जा रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है उसको आप ध्यान से देखो और देख को उसको सुधारने का प्रयास करो, कि जिससे आगे चलकर जब आप एग्जाम में बैठो तो आप एग्जाम में इस तरीके की गलती ना करो। तो मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, बाइलिंगुअल भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में। और इसके साथ साथ आपको जो नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा ये भी आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। बोले तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया है जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए कि जैसे पेमेंट करने के बाद किस तरीके से लेक्चर मिलेगा, कहाँ से पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ये तमाम तरीके की जानकारी आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9792771793 से प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स और स्पेसिफिक क्रॉप। कह रहा है यहाँ पर ढेर सारी क्रॉप्स दी गई हैं आपको, ढेर सारी नहीं मतलब 3 क्रॉप्स दी गई हैं और कहा जा रहा है इन तीनों क्रॉप में कुछ बायो फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। आपको इसको बताना है कि इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सबसे पहले जो हम वीट के बारे में बात करें तो वीट जो होता है, गेहूं में जो हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो हमारा एजिटोबैक्टर यूज करते हैं। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा सोरगम। सोरगम जो होता है, सोरगम में हम कौन सा यूज करते हैं, एजो स्पाइरलम यूज करते हैं। तो ज्वार में एजो स्पाइरलम जो हम यूज करते हैं ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा शुगर केन। शुगर केन में हम एजिटोबैक्टर यूज करते हैं, तो ये भी बात हमारी सही हो जाएगी। तो अगर हमारा तीनों सही हो गया तो तीनों हमारा ऑप्शन नंबर डी में सही जा रहा है। बोले तो हमारा पहले का ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है which of the following is an example of an explosive fertilizer। कहने का मतलब यह है कि इसमें से कौन से फर्टिलाइजर ऐसा है कि जो विस्फोटक उर्वरक का काम करता है। मतलब इसको जो पटाखे बनाए जाते हैं, जो दीपावली में फोड़े जाते हैं, उन पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल। और ये एक तरीके का नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर भी होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइजर है वो हमारा विस्फोटक का काम करता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहां पर वो मैचिंग में था, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट होता है ये हमारा एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। व्हाट इज द सीएन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का जो सी एन रेशियो होता है, सी एन रेशियो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कार्बन और एन फॉर नाइट्रोजन। तो जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो हम इसकी बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हमारा जो सी एन रेशियो होता है वो कितना होता है। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर हमारा सी एन रेशियो जो होता है वो 10:1 होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ डी सकरिंग इज एसोसिएटेड विथ कुछ क्रॉप। कहने का मतलब यह है कि इसमें पूछा जा रहा है कि डी सिकरिंग एक तरीके की प्रक्रिया होती है, ये कौन सी क्रॉप में करी जाती है। शुगर केन में, टोबैको में, मेज में और कॉटन में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें जो डी सिकरिंग वाली प्रक्रिया है
ये हमारी किसमें करी जाती है? डीसकरिंग की प्रक्रिया हमारी तंबाकू में किया जाता है। जब तंबाकू में टपिंग हो जाता है, क्या कहते हैं इसको? टपिंग। तो जब तंबाकू में टपिंग की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, तो इस टपिंग की प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट होता है वो फ्लावरिंग पे नहीं जाता है। फ्लावरिंग के लिए न्यूट्रिएंट जो हमारा जा रहा होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि हमने टपिंग कर दिया है। सबसे अपर पोर्शन जो पौधे का है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पौधे का सबसे ऊपर वाला पोर्शन था, तो यहाँ पर जो ये मेन ब्रांच थी, यहाँ का हमने यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पर फ्लावरिंग अब नहीं होगी। तो जो न्यूट्रिएंट पौधे एब्जॉर्ब कर रहे थे जड़ों से, वो क्या होगा? वो चला जाएगा पत्तियों में, और हमारी पत्तियों के अंदर ज्यादा पत्तियों का आकार बढ़ेगा और निकोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट अब डाइवर्ट हो गया है इस जगह पर, तो यहाँ पर जो पत्तियों के बगल बगल में, यहाँ पर जो रूट के पास ढेर सारे शकर निकलने लगते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे पौधे निकलने लगते हैं। तो टपिंग करने के बाद हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? टपिंग करने के बाद हमको डी सकरिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि जो हम तंबाकू में क्या करते हैं, तंबाकू में जब हमको हार्वेस्टिंग करना होता है, तो हार्वेस्टिंग से पहले, फ्लावरिंग के बाद में, फ्लावरिंग से जस्ट पहले, जैसे हमको पता चलेगा कि अब फ्लावरिंग होने वाली है, तो फ्लावरिंग से पहले हम टपिंग करते हैं, और टपिंग करने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं? डी सकरिंग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कुछ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पौधे की जो कैनोपी होती है, यानी कि पौधे के अंदर जो पूरी पत्तियां, तने और ये सब जो चीजें होती हैं, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इनमें से कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जाता है? तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर एक तरीके का ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसकी मदद से हम क्या नापते हैं? जिसकी मदद से हम क्रॉप की कैनोपी को मेजर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर से क्या हम नापते हैं? थर्मामीटर से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को। हमारा जो लाइसीमीटर है, लाइसीमीटर से क्या नापते हैं? इससे हम मेजर करते हैं इवापो ट्रांसपिरेशन को। क्या करते हैं? इवापो ट्रांसपिरेशन को इससे मेजर किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा टेंसियोमीटर है, टेंसियोमीटर से क्या मेजर करते हैं? टेंसियोमीटर से हम मेजर करते हैं सॉयल मॉइस्चर टेंशन। सॉयल मॉइस्चर टेंशन किससे मेजर किया जाता है? ये हम मेजर करते हैं टेंसियोमीटर से। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है मैच द इरिगेशन या वाटर मैनेजमेंट टर्म विथ इट्स डेफिनेशन एंड इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमको डिफिनेशन और इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, और यहाँ पर शब्द दिया गया है। जैसे ये पार्सल फ्लेम है, ये कहाँ पर जाएगा? लाइसीमीटर कहाँ पर जाएगा? टेंसियोमीटर कहाँ पर जाएगा? और फर्टिगेशन कहाँ पर जाएगा? तो जब हम इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैच करते हैं। हमारा ये जो लाइसीमीटर है, ये लाइसीमीटर हमारा कहाँ जाएगा? लाइसीमीटर जो हमारा जाएगा, ये जाएगा इवापो ट्रांसपिरेशन में। समझ गए? क्योंकि लाइसीमीटर से हम इवापो ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं। टेंसियोमीटर जो हमारा है, टेंसियोमीटर से हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करते हैं। और जो फर्टिगेशन है, फर्टिगेशन में हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर के, इरिगेशन के साथ साथ हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं। और फिर हमारा बचा क्या? पार्सल फ्लेम। पार्सल फ्लेम हमारा वाटर फ्लो मैनेजमेंट में जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ए हो गया कि ए फर्स्ट में जा रहा है, बी सेकंड में जा रहा है, सी थर्ड में जा रहा है, और डी फोर्थ में जा रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? Which weed control method involved in the use of biological agent lantana camera। कह रहा है किस खरपतवार नियंत्रण विधि में जैविक एजेंट लैंटाना कैमरा का उपयोग शामिल है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल एजेंट है जिसको लैंटाना कैमरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा लैंटाना जो कैमरा खरपतवार है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना चाहिए? हमको बायोलॉजिकल जो एजेंट होता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमने जिस बुक से इस क्वेश्चन को लिया है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको निम्रा सुंडा जी ने लिखा है, इसका फिलहाल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा दी है 183 लेक्चर में। वहीं से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उठाए हैं। तो अगर आप उसमें देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वीड होता है, जिसको सबसे पहली बार कंट्रोल किया गया था बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा, यानी कि
जिसको जैव नियंत्रित द्वारा नियंत्रित किया गया था, तो वो कौन सा खरपतवार था हमारा? वो हमारा था लेंटाना कैमरा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैक्सिमम अलाउवेबल ब्यूरेट कंटेंट इन यूरिया। जो हमारा यूरिया होता है, यूरिया के अंदर ब्यूरेट कंटेंट पाया जाता है। अब ये ब्यूरेट कंटेंट क्या होता है, किस तरीके से कैसे काम करता है, मैंने सब सॉइल साइंस में पढ़ा रखा है, तो यहाँ पर मैं उस चीज को नहीं बताऊंगा कि ब्यूरेट कंटेंट क्या होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, ब्यूरेट कंटेंट यूरिया के अंदर कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो अलाउएबल ब्यूरेट कंटेंट है यूरिया में, वो कितना है, 1.5% माना जाता है। अगर इससे ज्यादा अगर ब्यूरेट कंटेंट यूरिया में मिल गया, तो वो हमारे लिए, पौधे के लिए, किसके लिए होता है, हमारे पौधे के लिए क्या होता है, वो हमारे पौधे के लिए फिर क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मेथड इज सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल, यानी कि लवणीय मृदा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? अगर हमारी मिट्टी जो है उसके अंदर लवण की मात्रा ज्यादा है, तो कौन सा इरिगेशन सिस्टम हम यूज कर सकते हैं? तो आप बताओ, स्प्रिंकलर सिस्टम, फ्लड इरिगेशन मेथड सिस्टम, ड्रिप सिस्टम और सरफेस इरिगेशन मेथड सिस्टम। तो इसमें जब हम ढेर सारा चीज देखेंगे, तो देखने के बाद हमको समझ में आएगा कि सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है। वैसे यूज करने का तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा मेथड है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है फ्लडिंग मेथड। जैसे हम धान में करते हैं, धान में जिस तरीके की सिंचाई करते हैं, तो उसको हम फ्लडिंग मेथड बोलते हैं। तो हम फ्लडिंग मेथड क्यों करते हैं, उसको ध्यान से समझना। जैसे ये हमारा इतना बड़ा सा मान लेते हैं खेत है, जब इस खेत में पानी भरेगा, मान लेते हैं ऐसे हमने पानी भर दिया, अब क्या होगा कि जब इस खेत में हमने पूरा पूरा पानी भर दिया, पूरे खेत की जितनी मिट्टी थी सब पानी से भर गई है। अब क्योंकि जो लवण होता है, जो साल्ट होता है, ये साल्ट जो होता है ये पानी में घुलनशील होता है। वाटर में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। अब क्योंकि ये पानी में घुलनशील है, तो जो वाटर होगा वो नमक को अपने अंदर घोल लेगा, और घोलने के बाद अगर हमने इसको कटा के ड्रेन कर दिया, तो सीधे सीधे पानी के साथ नमक भी बह के चला जाएगा। और दूसरी चीज ये भी हो जाएगी, जब खेत में बहुत देर तक पानी भरा रहता है, तो पर्कुलेशन, इनफिल्ट्रेशन और सीपेज, रन ऑफ, लीचिंग, ये सभी चीजें होने लगती हैं। तो इन सभी चीजों के होने की वजह से भी जो साल्ट है, जो कि खेत की ऊपरी सतह पर चला गया था, जमा हुआ था, वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो सैलाइन वाटर है उसको सुधारने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्लड इरिगेशन मेथड हमारी सैलाइन सॉइल के लिए अच्छा माना जाता है। अगला है व्हिच अमीनो एसिड इज जनरली डिफिशियंट इन लेग्यूम। लेग्यूम में ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो कम मात्रा में पाया जाता है? लाइसिन है कि मिथेनिन है, या इसके अलावा ट्रिप्टोफैन है, या फिर वेलिनिन है? तो ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेंशियल अमीनो एसिड जो टोटल होते हैं वो 10 होते हैं। बाकी हमारे कुल मिला के जो अमीनो एसिड होते हैं वो केवल वो कितने होते हैं, वो 20 होते हैं। तो 20 में 10 हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड हमारे दलहनी फसलों में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, कि हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में आपको देखने को नहीं मिलता है कौन सा, दलहनी फसलों में आपको नहीं मिलता है मिथायोनिन। ये किसमें नहीं मिलता है, ये लेग्यूम्स में नहीं देखने को मिलता है। और बाकी जो हमारा सीरियल्स है, सीरियल में, जो हमारा सीरियल्स होता है, सीरियल्स में हमको तो क्या देखने को नहीं मिलता है, सीरियल्स में हमको लाइसिन देखने को नहीं मिलता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन द एग्रीकल्चर जीडीपी एज मेंशन्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर की जीडीपी में लाइव लाइव स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है? तो लाइव स्टॉक का जो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 29.7 है। वैसे ये डाटा है, ये आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, हर जगह पर हर टाइम पर ये घटता बढ़ता रहता है। कभी 25% हो जाएगा, कभी 30% हो जाएगा, कभी 29% हो जाएगा। ऐसे ये डाटा थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर दोनों सही है तो कोई बात नहीं, आपको बताना है कि कैसे है। बात करेंगे सबसे पहला, पहला मानव निर्मित जो अनाज है वो ट्रिटिकेल है। ये तो बात 100% सही है।
अगला है, भारत में पेश की गई चावल की जो पहली किस्म है वो कौन सी थी? भारत में जो इंट्रोड्यूस करी गई सबसे पहले जो किस्म थी वो TN1 थी। तो TN1 जो थी ये विदेशी किस्म थी, ताइवान और चाइना में डेवलप करी गई थी और इसको भारत में एज इट इज इंट्रोड्यूस किया गया था। ये विदेशी वैरायटी है जिसको भारत में लाया गया था। तो ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which gas contributes to the greenhouse effect and is released from paddy field? कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो धान के खेतों से निकलती है और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बोले तो मीथेन, ये मीथेन गैस होती है जो कि हमारे धान के फील्ड से निकलती है और ये ग्रीन हाउस गैस होती है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ सोरगम? सोरगम का यहाँ पर सीड रेट पूछा जा रहा है कि सोरगम का सीड रेट यानी कि ज्वार जो है, ज्वार का सीड रेट क्या होता है? आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ पर जो ज्वार का सीड रेट पूछा जा रहा है ये आपका पूछा जा रहा है सीड प्रोडक्शन के लिए, बोले तो ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। सीड नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ग्रेन प्रोडक्शन के लिए पूछा जा रहा है। नहीं तो आप अगर इसको सोचोगे कि ये तो चारे के लिए पूछा जा रहा है तो गलत हो जाएगा। तो अगर हम चारे के लिए बात करते हैं तो हमारा दूसरा होगा, लेकिन अगर हम ग्रेन के लिए बात करते हैं तो ग्रेन वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है और वो कितना है, 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमको सोरगम का सीड रेट की जरूरत पड़ती है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठिन क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं और इसमें जो सबसे कठिन पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ऑप्शन क्या कहें इसमें, अधिकथन क्या कह रहा है? इसमें अभिकथन जो कह रहा है वो कह रहा है गेहूं के लिए इष्टतम दूरी जो होती है वो 22.5 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन होती है। लाइन टू लाइन जो दूरी है गेहूं की 22 सेंटीमीटर, ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला है, व्हीट इज ए नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप फॉर ईस्टर्न इंडिया, यानी कि पूर्वी भारत में गेहूं की खेती एक गैर पारंपरिक फसल होती है। ये भी बात सही है क्योंकि जो पूर्वी इंडिया है, पूर्वी इंडिया में ज्यादातर चाय की खेती होती है, धान की खेती होती है, इस तरीके की चीजों की वहां पर खेती होती है। फसलों के हमारे जो फलों की खेती होती है, हार्टिकल्चरल जो क्रॉप होती है, इन सब की खेती वहां पर करी जाती है। लेकिन गेहूं की अगर हम खेती की बात करें तो गेहूं की खेती हमारा ज्यादातर पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये भी बात हमारी दोनों सही हो गई। तो बात तो हमारी दोनों सही हो गई, तो दोनों बात सही है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसको थोड़ा सा और चेक करते हैं कि क्या ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी जो अधिकथन कहा गया है, अधिकथन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको सीधा सीधा दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। गेहूं की इष्टतम दूरी 22.5 सेंटीमीटर होती है और गेहूं पूर्वी क्षेत्र का गैर पारंपरिक एरिया है, वहां पर गेहूं की खेती गैर पारंपरिक होती है, वहां पर गेहूं की खेती नहीं करी जाती है। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये जो कह रहा है कि पूर्वी जो भारत है, भारत का जो ईस्टर्न वाला रीजन है वो नॉन ट्रेडिशनल है। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये वाली बात भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों एक अपने आप में इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, किसी भी तरीके का हो, आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो इससे मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, इधर उधर भटकने से अच्छा एक बार सही से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीद लो। मेरी गारंटी है कि आपको अलग से इधर-उधर से कहीं से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतना डिटेल में मैं वहाँ पर पढ़ा दूँगा कि आपको जो एग्रीकल्चर है, वो आपके जितने भी और साथी लोग हैं, उनसे आप अपना एग्रीकल्चर एक कदम आगे ही पाओगे। तो अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।